What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। यार ये वाली बात मैं जब भी पढ़ता हूँ ना, पता नहीं अंदर से एक मोटिवेशन सा मिलता है। कई बार मैंने देखी है बात कि देखिए आपके कर्म ही आपकी पहचान है। आप लोग जो काम करते हैं, जो कर्म आप लोग के हैं, जो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आप लोग की ड्यूटी है, जो आप लोग डेली आप लोग जो काम करते हैं, वही आप लोगों की पहचान होती है। वरना आप लोगों का नाम टिंकू मिंकू सिंकू चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उस नाम के हजारों इंसान आप लोगों को मिल जाएंगे। पर लेकिन एक पर्टिकुलर इंसान इलोन मस्क, ठीक है, इलोन मस्क के टाइप के तो हालांकि कोई इंसान नहीं मिलेगा, पर लेकिन जैसे कि आप लोग बात करें, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनके नामों के दुनिया भर के लोग हैं। पर लेकिन रियलिटी में क्या उनमें कोई डिफरेंस नहीं है? उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। तो आपका काम ही आपकी पहचान होता है। एक माँ बाप के लिए सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? जब माँ बाप को जानने लगे कि हाँ ये देखो ये उसके माँ बाप जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि जब माँ बाप को बच्चों के नाम से जानने लगे तब असलियत में असली जगह आप लोग पहुंचे हैं। जब तक आप लोगों को जाना जाता है माँ बाप के नाम से कि हाँ ये उसका लड़का है, तो इसका मतलब आप लोगों ने कुछ किया नहीं है। पर जिस दिन आप लोगों के माँ बाप की पहचान होने लगे कि अच्छा ये इसके माँ बाप है, जैसे आप लोग कोई कहने लगी एपीजे अब्दुल कलाम सर के अच्छा ये पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स थे, इस तरीके से अच्छा मोदी जी की मदर ये है, तो मोदी जी की मदर से मोदी जी की पहचान नहीं, मोदी जी से उनकी मदर की पहचान होती है। इसका मतलब मोदी जी ने बहुत अच्छा अचीव कर लिया लाइफ में कुछ। अरविंद केजरीवाल जी का नाम आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर किसी बच्चे की अगर आप लोग बात करें जिसने लाइफ में कुछ अचीव किया है और उसके पेरेंट्स को उसके नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने लाइफ में सही डायरेक्शन में सही कदम बढ़ाए हैं। तो ये होता है कि अपने पर, लेकिन वो कब होगा? जब आप लोग कुछ सही लाइफ में अचीव करेंगे, अपने लाइफ में जो आप लोग करना चाहते हैं उसको ढंग से सही डायरेक्शन में लगा पाएंगे। ओके, तो ये है काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड रेडियो डे भी है, काफी प्यारा डे है, देखेंगे इसके बारे में भी। तो काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज की इस वीडियो में आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय करते हो। जो भी आप लोगों को लगता है कि यार ये कमियां हैं, ये खामियां हैं, तो उसको जरूर बताया करो ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। बाकी आइए सबसे पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर ये क्वेश्चन को पढ़िए, इनके आंसर दीजिए। बिना ऑप्शन के आंसर देने थोड़ा टफ होता है, पर लेकिन अगर ऐसे प्रैक्टिस कर ली तो एग्जाम फिर आप लोगों को हलवा लगेगा। बात की जा रही है वर्ल्ड रेडियो डे के बारे में। तो 13 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। थीम आप लोगों को बतानी है क्या है, यानी कि ये आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी थीम क्या है ये आप लोगों को बतानी है। G7 कंट्री जो है उनकी कौन सी मीटिंग अभी होने वाली है जिसमें इंडिया को भी एज ए गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। और ये जो मीटिंग होने वाली है ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में होने वाली है। इंटरेस्टिंग यहां पर यह कि पोलैंड के द्वारा भी ये बोला गया कि इंडिया भाई साहब आओ अगर घूमने G7 की मीटिंग में, तो भाई साहब हमारे घर भी होते हुए चले आना। तो ऐसा इनके द्वारा इन्विटेशन बोला गया है मोदी जी को। क्वेश्चन ये है अब आप लोगों के सामने कि पोलैंड के द्वारा यूरोपियन यूनियन कब ज्वाइन किया गया था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में फॉर्मुलेट की गई थी 2000 में। जब 2000 में पॉलिसी बनाएगी तो एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव लगाया गया। जैसे आप लोग सोचते हैं ना कि यार 1-2 साल के अंदर जॉब लग जाएगी, उसके बाद में तब तक अपना कोई व्हीकल खरीद लेंगे, उसके बाद में तब तक अपना कोई घर बनाएंगे, उसके बाद में ऐसे लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इंसान के अगर कोई वैसे प्लान होते हैं लाइफ में, तो इसका मतलब यह है कि वो प्रोडक्टिव प्रोग्रेसिव चीजों को लेकर चल रहा है। जिसको ये नहीं पता कि जिंदगी में आगे करना क्या है, उसको वो ऐसे ही चलता रहेगा, हर एक दिन खत्म होता रहेगा लाइफ में। तो ऐसे यहां पर जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है उसने टारगेट रखा कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज करनी है, यानी कि ज्यादा ना बढ़े, एक नॉर्मल तरीके से बढ़ती रहे। तो इसको बात की जा रही है स्टेबलाइज करना है पॉपुलेशन को। तो ये स्टेबलाइजेशन जो है वो कब तक अचीव करना है, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहां पर चलिए ऑप्शन देता हूं, ये है 2035, 2045, 2055 या 2065। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। अब 4 ऑप्शन में से चूज करना है आपको। नेक्स्ट बात की जा रही है पोंग डैम लेक के बारे में। ये रामसर साइट भी है, कहां पर लोकेटेड है ये भी बताइए, और इसको कब रामसर साइट का दर्जा दिया गया था ये भी बताना है। JATP ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म एक तो आप लोगों को बतानी है। ये क्रिएटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के द्वारा किया गया था, वन ऑफ माई फेवरेट पर्सन इन माई लाइफ जिनका नाम मैं कई बार लेता रहता हूं और अभी भी फिलहाल ले चुका हूं उनका नाम अब तक लेक्चर के अंदर में। उनके द्वारा क्रिएट किया गया था 1983 में। बताइए चलिए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे किसके बारे में बात कर रहा हूं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा अभी रिसेंटली अभी एक मिशन छोड़ा गया ये मार्स के लिए, जिसको लाल ग्रह आप लोग बोलते हैं। इसका नाम क्या है? हालांकि बहुत पहले कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पर रिसेंटली अभी ये न्यूज में, तो रिवीजन भी आप लोगों को हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो अरब वर्ल्ड की इकलौती कंट्री बन गया और मुस्लिम एक फर्स्ट कंट्री है जिसके द्वारा ये एक अचीवमेंट यहां पर अभी देखने को आप लोग को मिल रहा है। यूएई यहां पर 5th कंट्री है वर्ल्ड में, ये जिसके द्वारा रेड प्लैनेट लाल ग्रह यानी कि मार्स पर अपने पैर रखने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले 4 कौन सी है? 3 में जो 4 है उसमें से एक इंडिया है, बाकी के 3 का नाम आप लोग बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा इन्फॉर्म किया गया राज्यसभा में कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट
जो कि किसके ऊपर, सोयाबीन के ऊपर। तो कहां पर है ये, इसके बारे में आप लोगों को बतानी है। सेटिंग करने की बात कहां पर की जा रही है, तो ये सोयाबीन के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो एरिया है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। अभी एक कंट्री है जिसके द्वारा बोला गया कि इंडिया की डिफेंस मार्केट में अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, आप लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन हुआ करे या फिर आप लोगों को जो अच्छा लगा करे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करिए। मुझे भी कुछ नया सीखने को मिल जाता है कई बार। तो इसका मतलब ये कि ये हमसे फायदा लेंगे और हम इनसे फायदा लेंगे, डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे। तो ये कौन सी कंट्री है, और ये उदाहरण के तौर पर आप लोग बता दो, ये वही कंट्री है जिसकी वजह से जो रसिया है वो G7 से बाहर, G8 से बाहर निकला था। अब तो आप सब लोग समझ गए होंगे। चलिए बाकी तो आर्टिकल में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ ही जाएगी, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। आइए अब आगे बढ़ते हैं, डिटेल में एक एक न्यूज को देखते हैं अच्छे से। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है इंपॉर्टेंट डे के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डे क्या है यहां पर, रेडियो के बारे में। आप में से रेडियो कौन कौन सुनना पसंद करता है? रेडियो वन ऑफ माय फेवरेट, हमेशा एक ऐसा पार्ट रहा है मेरी लाइफ का जिसको मैं हमेशा आज के डेट में भी अगर कहीं जाता हूं, जैसे एफएम वगैरह में बहुत सुनता हूं, जैसे ऑल इंडिया रेडियो पे न्यूज आती है वो मैं मैक्सिमम टाइम सुनता हूं। तो ये चीजें मैंने कई बार अपनी लाइफ में इनको इंप्लीमेंट करता हूं मैं, तो आप लोग भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो वर्ल्ड रेडियो डे जो है 13 फरवरी 2021 में ये सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि आज के दिन। रेडियो ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसके ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में रेडियो का रोल, ठीक है। तो इसको भी आप लोग पढ़िएगा क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियो काफी ज्यादा रहती है अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार कई सारे जो प्रोग्राम है जल शक्ति मिशन के बारे में, वन ड्रॉप ये पर ड्रॉप वन क्रॉप, इतने में से एक तरीके से इतने सारे जो कैंपेन चलाए जाते हैं, बच्चे दो ही अच्छे, पता नहीं क्या क्या, मतलब एक तरीके से यानी कि लोगों को एक अवेयर किया जाता है। तो रेडियो काफी बड़ा रोल प्ले करती है इसमें, एनकरेज करती है डिसीजन मेकर को स्टेब्लिश कर सके इंफॉर्मेशन थ्रू रेडियो, उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन जा सके। और अभी फिलहाल हमारी कंट्री में जब से मोदी जी के द्वारा मन की बात स्टार्ट की गई है, रेडियो में एक नई जान आ गई है इससे। तो ये काफी एक अप्रिशिएट करने वाला मूव आप लोग बोल सकते हैं जो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब जो ये फॉलो कर रहे हैं। यहां पर अगर बात करें नेटवर्किंग और इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन के बारे में अगर बात करें, तो इसके बारे में भी काफी इंपॉर्टेंट रेडियो रोल प्ले करती है। थीम के बारे में अगर आप लोग बात करें, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। देखिए रेडियो का भी सिस्टम जो है वो चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे दुनिया चेंज हो रही है। तो नया रेडियो नया वर्ल्ड, या नया वर्ल्ड न्यू रेडियो, इसको आप लोग बोल सकते हैं। तो थीम काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल न्यूज है, प्यारी न्यूज है, समझते हैं क्या बात की जा रही है। ये बात की जा रही है पोलैंड के बारे में। पोलैंड के जो बेसिकली अभी पोलैंड के जो लीडर हैं उनके द्वारा बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को, कि अगर आप लोग जाओगे जो G7 की मीटिंग अटेम्प्ट करने, तो हमारे यहां से भी होते हुए जाना, ठीक है। तो G7 की कौन सी मीटिंग है? ये 47th मीटिंग है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। हम लोग यहां पर एज ए गेस्ट के तौर पर जा रहे हैं, हम लोग G7 का मेंबर नहीं है। G7 ग्रुपिंग में स्पेशल इनवाइट भेजा है हमारे लिए, जो कि जून में ये मीटिंग होने वाली है। तो अभी से आप लोगों को देखिए क्या फायदा होता है रेगुलर लेक्चर सुनने का। G7 के बारे में पहले मैंने एक बार बताया, फिर से न्यूज में आ गया, अब यहां पर पोलैंड की वजह से फिर से आप लोगों को बता दिया। अब G7 की मीटिंग जब होगी फिर से आप लोगों के सामने 2-4 बार जिक्र आ जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन अब ये आता है तो 3-4 बार तो वही आप लोगों का रिवीजन करवा चुका हूं तब तक। तो रेगुलर लेक्चर सुनने का ये फायदा होता है। खुद भी अगर रिवीजन नहीं करे ना आप लोग, 3 बार तो मैं ही पूरे लेक्चर के अंदर आप लोगों का रिवीजन करा देता हूं। एक बार क्वेश्चन पूछ लिए, फिर डिस्कशन कर लिया, इसके बाद में फिर क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया और एक बार रिव्यू करा दिया। 4 बार तो, 3 बार नहीं 4 बार तो मैं ही आप लोगों का रिवीजन करा देता हूं। तो अगर थोड़ा सा भी आप लोग जरा सी मेहनत आप लोग कर लें, को क्या करें, टकटकी लगाकर सुन लो बस लेक्चर को, यानी कि थोड़ा सा सतर्क होकर सुन लो, तो सारी चीजें आप लोग को याद हो जाएंगी यार। तो ये इसलिए रटना नहीं है, समझने की कोशिश करो। समझी हुई चीज लंबे समय तक चलती है, रटी हुई तो गड्डी निकल जाएगी, पंचर हो जाएगा रास्ते में जब एग्जाम में जाकर बैठोगे, ठीक है। जरा सा प्रेशर पड़ते ही माइंड में से उड़ जाएंगे सारे कबूतर। अगर बात करें यहां पर पोलैंड के बारे में बात की जा रही है, तो पोलैंड जो है ये यहां पर एक तरीके से इंडिया के साथ में ट्रेवल बबल अरेंजमेंट का भी पार्ट है। ट्रेवल बबल अरेंजमेंट क्या होता है? तो कोविड-19 की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिली, जैसे कि कोविड-19 की वजह से जहां जहां हब बन गए कोविड-19 के, तो उसको छोड़कर दूसरी कंट्री में हम लोग को ट्रेवल करना है, उन कंट्री में एक दूसरे के साथ में मिलकर हम लोग को काम करना है, ठीक है। तो पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सा, और इसी के साथ में यहां पर ज़लोटी इसकी करेंसी है। तो पोलैंड के साथ में हमारा जो ट्रेवल बबल, तो ये याद रखना, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ठीक है। कई सारी कंट्री के साथ में आज के डेट में इसको यूज किया जा रहा है। कोविड-19 की वजह से जहां सस्पेंड हो गई थी फ्लाइट, उनको फिर से रिज्यूम किया जा रहा है, वहां पर उन लोगों के लिए जहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं, कोविड-19 की ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो रिकनेक्ट करने के लिए काम किया जा रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। पेंडेमिक जो है उससे सिस्टमेटिकली जो लड़ने की कोशिश की जा रही है, रोड मैप तैयार किया जा रहा है एक दूसरे के द्वारा, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टूरिज्म भी। अगर टूरिज्म नहीं बढ़ पा रहा है, कई कंट्री की इकोनॉमी तो वैसे ही बर्बाद हो जाएंगी, जो कि टूरिज्म के ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट रहती है। इंडिया और पोलैंड की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में आप लोगों को बताऊं, इंडिया और पोलैंड के डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो 1954 में स्टार्ट किए गए थे।
राजनीतिक जो रिलेशन है इनके, ठीक है, इंडिया और पोलैंड के। इसी के साथ में इंडिया के द्वारा अपनी एम्बेसी जो वॉर्सा यहां पर ओपन की गई 1957 में, ठीक है। तो दो कंट्री जो है ये कॉमन आइडियोलॉजी कई सारे एरिया में काम करती है। कोलोनियलिज्म को भी अपोज करते थे जब यहां पर हमारी कंट्री में जो अंग्रेज हुआ करते थे। इंपीरियलिज्म और रेसिज्म को यहां पर अपोज करते हैं। इंडिया और पोलैंड एक दूसरे के साथ में एक पाथ पर रहते हैं यहां पर। इसी के साथ में पोलैंड एक डेमोक्रेटिक पाथ फॉलो करता है, ठीक है, पाथ फॉलो किया गया, स्टैब्लिश किया गया 1989 में। तो इसके चलते काफी अच्छे रिलेशन रहते हैं। पोलैंड के द्वारा ज्वाइन किया गया यूरोपियन यूनियन 2004 में, और तब से इंडिया का और अच्छा इकोनॉमिक पार्टनर बन गया ये पोलैंड। तो सेंट्रल जो यूरोप के अंदर काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा बात करें पोलैंड का, ये एक स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आएगा। 1635 में क्या था, फिर 53 में क्या हुआ, फिर 86 में क्या हुआ। तो इस तरीके से आप लोगों को दिखाया जा रहा है। तब तक आप लोग इधर देखिए, यहां पर भी थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। ये पूरा एक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है पोलैंड का, कैसे कैसे यहां पर चीजें चेंज हो रही हैं अलग अलग एरिया में। G7 की 47th जो मीटिंग यहां पर होने वाली है ये यूके में होगी, ठीक है। इसमें कौन कौन है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ये है यहां पर G7 जो आप लोगों को बताना है कि 46th मीटिंग इसकी कहां पर हुई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है। मैंने आप लोगों को ये बता दिया, बाकी एक जो 46th है उसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। बाकी आप लोग यहां पर अगर देखना चाहते हैं पोलैंड को, तो एग्जैक्ट लोकेशन ये हो गई पोलैंड की, जो कि अब आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर विजिट के बारे में बात की जा रही है, ओके। आइए अब नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। यह है देश के बारे में न्यूज। तो देश की क्या खबर है इसको समझते हैं। थोड़ा बात की जा रही है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में। ये जो न्यूज है ये आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो इंपॉर्टेंट है, ये पर्सनल लाइफ में भी ये आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों से कोई बात नहीं करता है, ठीक है। हालांकि मुझे भी कई सारे बच्चे बोलते हैं सर फैमिली के साथ में बैठकर वीडियो देखते हैं, ऐसी बातें मत बताया करो। देखो यार, आप लोग मुझे ऐसे बड़े भाई के तौर पर सोच सकते हो, जो चीजें आप लोगों को टीचर नहीं बता रहे हैं, अगर मैं भी वो चीजें ना बताऊं तो फिर मतलब क्या रह जाता है। हालांकि कई सारे उसके लिए हेड कमेंट भी आते हैं कि किस तरीके की बातें बता रहे हो, पर लेकिन ये वो बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हाँ, अगर जैसे कि बताया जाता है अभी हम यहाँ पर जो बात बता रहे हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आंसर राइटिंग में लिखने के लिए भी आप लोगों को आनी है। तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड होके मैं ऐसे बात करता हूं जैसे कि आप लोग एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं फ्यूचर में, तो उस तरीके से आप लोग उसको देखा करो, ठीक है। अभी यहां पर जो बातें करूंगा तो हो सकता है कि आप लोगों के साथ में कभी किसी ने न की हो, आप लोगों को लगेगा यार क्या बोल के चले गए, ठीक है, थोड़ा सा और लग सकता है, पर लेकिन ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, रियल लाइफ में भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो बात करूंगा इसके बारे में। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि फैमिली के साथ में नहीं ऐसी चीजें देखनी चाहिए, तो जब ऐसी कोई न्यूज डिस्कस करता हूं थोड़ा साइड में हो जाए कीजिए, पर लेकिन पता होनी चाहिए, ये मुझे लगता है। इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। नेशनल फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है यहां पर, वो बेसिकली एक तरीके से चॉइस है कि किस तरीके से हम लोग टारगेट कर सकते हैं फ्री अप्रोच, ताकि अपनी कंट्री में जो पॉपुलेशन है जो इंक्रीज हो रही है उसको चेक कर सकें। तो इसके चलते हमारी कंट्री में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाई गई थी 2000 में, और इसके द्वारा बोला गया कि 2045 तक हम लोगों को क्या करना है, अटेन करना है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। तो आप लोगों से कोई पूछे कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले तो बात की जाती है यहां पर, यह है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, जिसको अंतरा प्रोग्राम बोला जाता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव यहां पर बेसिकली ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको इंजेक्ट किया जाता है, जिसके चलते यहां पर ये बेसिकली जो प्रेगनेंसी है वो फिर नहीं हो पाती है, ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा जो बात की जा रही है यहां पर, ये बात की जा रही है छाया, एक बर्थ कंट्रोल पिल के नाम से काफी ज्यादा फेमस है। नॉर्मली अगर आप लोग इसको, जैसे यहां पर ये बात बताई जा रही है, ये ऐसे नाम इसलिए रखे गए ताकि लोग जो है इनको समझ सके आराम से, क्योंकि जो इसका ओरिजिनल रियल नेम है वो थोड़ा टफ रहता है। जैसे यहां पर सैंक्रोमैन बोल दिया तो बोले छाया क्या है, तो लोग समझ जाएंगे अच्छा उसके बारे में बात की जा रही है। अगर बात करें यहां पर पोस्टपार्टम जो इंटरमिटेंट जो बात की जा रही है यहां पर, ये बात की जा रही है 6 वीक आफ्टर बर्थ चाइल्ड, यानी कि मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको अभी बेबी हुआ है, तो उसके 6 वीक आफ्टर, यानी कि लगभग 1.5 महीने के बाद में उसको यहां पर ये कोई ऐसा जो सिस्टम है वो अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से, ताकि आगे चलकर उसको जो एक तरीके से जो प्रेगनेंसी कंटेन न करनी हो, तो ठीक है। तो उसका ये सोल्यूशन यहां पर बताया गया है। इसको रोकने के क्या क्या तरीके हैं, जैसे कि इंजेक्शन के बारे में बात की जा रही है, सेफ्टी के लिए यहां पर जैसे आप लोग देखते हैं ये सारी चीजें यहां पर दिखा रखी है, जिसमें से कॉन्डोम भी एक चीज है। इसके बारे में अभी एक ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम सुना था, तो एक डॉक्टर थे काफी बड़े, तो उनके द्वारा ये बोला गया कि अगर किसी को आज क्लास में नहीं, किसी की फैमिली में बैठे हुए और वहां पर किसी को बोल दिया जाए कि एक तरीके से ये ऐसा होना चाहिए जैसे मार्केट से दूध लेके आते नहीं है, ये अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि जब एक तरीके से कोई पर्टिकुलर बीमार इंसान है, ठीक है, मान लीजिए किसी को एड्स की बीमारी है, तो इस तरीके से अगर फिजिकल रिलेशन बना लिया तो सामने वाला तो गया, आप लोग भी गए साथ में, तो ये आप लोगों को अगर अवेयरनेस रहेगी इनके बारे में,
तो ये कहीं ना कहीं इंसान की जान बच जाएगी, और जान है तो जान है, पर लेकिन लोग इसके बारे में बात नहीं करते। कह रहे हैं हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग पता नहीं इन चीजों के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, जिसे मैंने प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के बारे में आप लोगों को बताया था। अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं रखनी है, उसको टर्मिनेट कराना है, तो हमारी कंट्री में उसके लिए प्रॉपर रूल और रेगुलेशन जिस तरीके से है वो उसको फोर्स करते हैं कि वो उसको इलीगल तरीके से टर्मिनेट कराए। तो ये सारी चीजें जो है थोड़ी सुधरनी चाहिए एक लिबरल सोसाइटी के अंदर। अगर बात करें कंपनसेशन स्कीम भी यहां पर है, अगर बात करें स्टेरिलाइजेशन के बारे में, यहां पर क्या होता है देखिए बेसिकली, जैसे कि आप लोग देखें यहां पर, जैसे प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यहां पर ये फैलोपियन जो ट्यूब है, इसमें यहां पर कुछ इस तरीके से ये यहां पर कुछ एक क्लिप टाइप में यहां पर लगा दिया जाता है ताकि जो बेबी न हो सके। ठीक है, यूटेरस के अंदर यहां पर जो स्पर्म वगैरह न पहुंच सके, और उसकी वजह से यहीं पर ही चीजें रुक जाएं। तो एक ये प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बायोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी है और बायोलॉजी का कभी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये आप लोगों को चीजें बताई जाती हैं। और फैमिली प्लानिंग के बारे में लिखने के लिए आता है, तो ये पॉइंट भी आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ चीजें इंसान जानता है। ठीक है, इसी के साथ में नेशनल फैमिली प्लानिंग, ये बात की जा रही है यहां पर इंडेमिनिटी स्कीम के बारे में। ये जो स्कीम है ये कहीं ना कहीं कंपनसेट करती है, अगर ऐसी कोई एक्टिविटी कराते टाइम किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, उसको कंपनसेशन दिया जाता है, कोई और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी के साथ में फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है, जिसको FPLMIS बोला जाता है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड लॉन्च किया गया यहां पर ताकि फोरकास्ट किया जा सके, प्रोक्योर किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके जो भी कम्युनिटी है इस तरीके की फैमिली प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिशन परिवार विकास, इसके बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, तो ये एक तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो महिलाओं को प्रोवाइड कराई जाती है एक तरीके से फैमिली प्लानिंग के लिए। जो 7 जो राज्य हैं उनके ऊपर काफी फोकस रहता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम, ये वो राज्य है जहां ह्यूज लेवल की पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी है। साउथ इंडिया के राज्य काफी हद तक जो फैमिली कंट्रोल कर पा रहे हैं, पर लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये अभी भी एक काफी बुरी कंडीशन है। कई सारे एरिया तो ऐसे हैं जहां इनके बारे में बात भी नहीं करते हैं, तो वहां पर आशा वर्कर को रखा गया ताकि उनके घरों पर जाकर ये महिलाओं को यहां पर होम डिलीवरी कॉन्ट्रासेप्टिव की कर सके। इसी के साथ में प्रेगनेंसी जो टेस्टिंग किट होती है वो यहां पर महिलाओं को प्रोवाइड कराई जा सके, तो इसके लिए भी कई सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ये वो चीजें हैं जो बच्चों को 12 तक पढ़ा देनी चाहिए हमारी कंट्री में, और कई सारे स्कूल में पढ़ाई भी जाती है, पर मैक्सिमम स्कूल में इन चैप्टर को स्किप कर दिया जाता है। कि आप लोग भी किसी ऐसे स्कूल का पार्ट रहे हैं जहां पर ये चैप्टर को स्किप कर दिया गया है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये मैं खुशनसीब रहा हूं कि ये चैप्टर मेरी क्लास में स्किप नहीं किए गए थे। जो टीचर थे वो हालांकि थोड़ा सा असहज फील कर रहे थे, पर लेकिन अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने फिर भी वो चैप्टर कंप्लीट करे। ठीक है, तो ये सही चीज है, आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए बॉडी के तो पार्ट है यार, थोड़ा सा उसको अगर उस तरीके से न देखें आप लोग, बॉडी का पार्ट है, हर एक इंसान के पास में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको ऐसे न देखकर डॉक्टर के लिए सारी चीजें नॉर्मल लगती है, पर लेकिन इंसान जो है उसको हवा बना के रखता है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ओके, स्टेट की न्यूज हो गई, आगे चलते हैं। पोंग डैम लेक के बारे में बात की जा रही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अभी रिसेंटली 1 लाख के करीब माइग्रेटरी बर्ड यहां पर देखने को मिली। ये कहां पर है? ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर। 1975 में पोंगडैंग जो थी वो बनाई गई ब्यास रिवर के ऊपर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखना। ठीक है, पोंगडैंग जो रिजर्वर है यहां पर ये, या फिर महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, ये 1983 में डिक्लेयर किया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाई हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। 1994 में यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ये वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस डिक्लेयर कर दिया गया, और पोंगडैंग लेक डिक्लेयर कर दी गई रामसर साइट। ये कब? 2002 में। रामसर ईरान के अंदर एक जगह है जिसके नाम पर यहां पर जो वेटलैंड है उनको प्रिजर्व प्रोटेक्ट करने के लिए डिक्लेयर किया जाता है इस तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। महाराणा प्रताप सागर आप लोगों से पूछे, या फिर जिसको पोंग रिजर्वायर या फिर पोंगडैंग लेक, ये सारे इसी के नाम है। 1975 में बनाया गया था, मैंने अभी आप लोगों को बताया। याद रखना इसके बारे में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कोई आता है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से जो लेक्चर देखता है, आप लोग बता सकते हैं कैसा है यहाँ पर मनमोहक दृश्य। आप लोग कभी गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस आप लोग शेयर कर सकते हैं। ये पिक्चर और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये ब्यास रिवर हो गई जैसे यहाँ पर। ठीक है, ओके, ये सतलज से मिलती है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके बारे में बात की जा रही है। ये डैम है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर मंडी हो गया। ओके, पर्टिकुलर एरिया है भाखड़ा नंगल डैम का नाम आप लोगों ने सुना होगा हिमाचल प्रदेश में। तो ये वो एरिया हो गया। ओके, आइए अब आगे चलते हैं, डिफेंस और सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। ये यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में? ये बात की जा रही है जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के बारे में, JATP। जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम जो है ये एक तरीके का मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो हमारी कंट्री में जो DRDO है
वो मिलकर काम करना चाह रहे हैं किसके साथ में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ में, ताकि इस पर्टिकुलर एरिया में और अच्छे लेवल पर हम लोग आगे बढ़ सकें, जिसको ज्वाइंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के तहत आप लोग बोल सकते हैं। ये यहां पर एक तरीका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो यहां पर बनाया जा रहा है ज्वाइंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के चलते, ये कहां पर रहेगा, कैंपस ऑफ आईएससी बेंगलुरु के अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा, जो कि डायरेक्ट करेगा बेसिक अप्लाइड रिसर्च, एक तरीके से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप लोग बोल सकते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर चलेंगे, कोलैबोरेट करेंगे एक दूसरे के साथ में, बिल्कुल ऐसे जैसे एक दूसरे से सीखेंगे कुछ ना कुछ क्या बनाया जा सकता है। तो रिसर्च पर काफी एफर्ट लगाएंगे और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी ही कंट्री में हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हुए बिना अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकें। इंपॉर्टेंट बात अब यहां पर मैं डिस्कस करूंगा, जो एमओयू है यहां पर डीआरडीओ के बीच में सपोर्ट करेगा जेएटीपी, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर जो एडवांस यूनिक रिसर्च फैसिलिटी है यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, इनेबल के लिए जो फैकल्टी है, ये स्कॉलर है, कंडक्ट कर सकते हैं अपनी रिसर्च इस पर्टिकुलर फील्ड में, और डीआरडीओ उनको यूटिलाइज कर सकती है टेक्नोलॉजी का आउटकम बनाने में आगे चलकर। जो यहां पर जेएटीपी है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा, जिसको हम लोग एक सेकंड यार, ज्वाइंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो ज्वाइंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है ये काफी इंपॉर्टेंट एक पर्सनैलिटी रही है हमारी, जिनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम सर, ठीक है। तो इनके द्वारा ये क्रिएट किया गया था 1983 में, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। उस टाइम पर जब यहाँ पर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है मिसाइल डेवलपमेंट के लिए हमारी कंट्री में, ये इस तरीके से मेन प्रोग्राम जिसके चलते मिलकर काम किया जा रहा है मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, ठीक है। आप लोग को ये बताना है हमारी कंट्री कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम सर, तो ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं क्या है। साइंस एंड टेक के बारे में बात की जा रही है और ये होप प्रोब मिशन, होप मतलब आशा, तो आशा की एक किरण निकल कर आई कहां से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से, यूएई जिसको आप लोग बोलते हैं। तो इसके द्वारा यहां पर और अभी यहां पर एंटर किया गया ऑर्बिट के अंदर अराउंड द मार्स, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है यहां पर, जिसको होप आप लोग बोल रहे हैं यहां पर, ये यहां पर अनाउंस किया गया 2015 में कि ऐसा कोई मिशन ये लेकर चलने वाले हैं। तो फर्स्ट एक तरीके से जो इनके द्वारा ये एंट्री की जा रही है यहां पर मार्स के अंदर, यानी कि रेड प्लैनेट के अंदर। तो यूएई जो है एक अकेली ऐसी मुस्लिम कंट्री बन गई है जिनके द्वारा ये काम यहां पर किया जा रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसके बारे में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या बन सकते हैं, सबसे पहले तो जो ये यूएई के साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप कहां पर किया गया, यूएसए में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसको डेवलप किया गया। इसको स्टार्ट कहां से किया गया है, इसको लॉन्च कहां से किया गया, इसको जुलाई 2020 में, यह है तनेगा सीमा स्पेस सेंटर कहां पर, जापान, यानी कि यूएसए में इसको बनाया गया, जापान से लॉन्च किया गया। मिशन किसका है, यह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई का। तो मार्स होप प्रोब जो है ये लगभग 1.5 टन का वेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। और इसी के साथ में ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ये अपनी पृथ्वी होगी, ठीक है, यहां पर ये आप लोगों को मार्स देखने को मिल रहा है। तो जो मिशन लॉन्च किया जा रहा है उसको आप लोग देखते हैं, जैसे यहां से पृथ्वी से कोई मिशन लॉन्च किया जाएगा, अब देख रहे हैं यहां से मिशन निकलेगा और ये मार्स पर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये ऐसे चलेगा, यहां पर पृथ्वी जितने टाइम में 2 चक्कर लगा लेती है, इतने टाइम में यहां पर जो मार्स है वो 1 चक्कर लगाता है। तो उस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए यहां पर ये पूरा आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट करेगा 1 ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट एवरी, जो बेसिकली 55 आवर में। और ओवरऑल जो लाइफ है मार्स मिशन की अराउंड द, जो यहां पर ये आप लोग को देखने को मिलेगी, ये यहां पर ये अबाउट ये 687 डेज ऑन द अर्थ, ये बेसिकली यहां पर एक तरीके से काउंट किया जा रहा है। ये हालांकि याद रखने लायक चीज नहीं है, पर ये जरूर याद रखेगा ये जो आप लोगों को बोला गया है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ये यूएई होप प्रोब जो है यहां पर, ये याद रखना इसके बारे में, जो बेसिकली मार्स के लिए यहां पर सेंड किया गया। इंपॉर्टेंट बातें और क्या क्या है इसको थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। ये यहां से डेटा इकट्ठा करेगा मार्स से, ठीक है, जो बेसिकली मार्स के एटमॉस्फेयर के बारे में, उसके वातावरण के बारे में यहां पर ये बातें करेगा। और इसी के साथ में सीजनल और डेली जो चेंजेस क्या रहते हैं उसके बारे में बात की जाएगी। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्या क्या चीजें हैं एटमॉस्फेयर में मार्स में, उसके बारे में देखेगा। इसी के साथ में 5th कंट्री यहां पर बन गया यूएई। 5th कंट्री कौन सी है, इससे पहले 4 कौन सी है, जो नासा है यूएसए की, सोवियत यूनियन यानी कि रसिया आज के डेट में आप लोग बोल सकते हैं, इसी के साथ में यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि यूरोपियन यूनियन, नेक्स्ट यहां पर इंडिया यानी कि हमारी इसरो, ठीक है। तो इनके नाम याद रखेगा। यूएई जो है इससे एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनेगा, जिसके चलते साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के अंदर ये अच्छे से काम कर पाएंगे, यंग साइंटिस्ट यहां से निकलकर आ पाएंगे। इसी के साथ में यूएई जो है वो अपनी 50th एनिवर्सरी की 50वीं सालगिरह सेलिब्रेट करें, और अरब वर्ल्ड में फर्स्ट ऐसी कंट्री है जिसने ये कारनामा करके दिखाया है। तो ये सैल्यूट करने वाली बात है। बाकी अरब वर्ल्ड, ये सारा जो ग्रीन एरिया है, ये सारा अरब वर्ल्ड की कैटेगरी में आता है। जो यूएई है यहां पर ये है, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी, दुबई, बुर्ज खलीफा, यहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा।
गल्फ ऑफ ओमन हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया, और यहां पर आप लोग ये पर्टिकुलर एरिया को स्टेट क्या है यहां पर, ये एक हारमुज के नाम से, पूरा नाम आप लोग बताइए, चलिए बता ही दिया हालांकि मैंने। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है यहाँ पर ये मिडिल ईस्ट की कंट्री है। इसी के साथ में यहाँ पर दिरहम इसकी जो है करेंसी, और आबू धाबी हो गई कैपिटल। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। आई होप कि अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है यहाँ पर कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कहां पर है, उड़ीसा के अंदर, और सोयाबीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा बोला गया राज्यसभा में, वो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट यहां पर सेटअप करने जा रहे हैं कालाहांडी उड़ीसा के अंदर। कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो है ये काफी फेमस है अगर बात करें सोयाबीन के लिए, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर आप लोगों से जो बात की जा सकती है इसके बारे में, कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर, ये तो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात हो गई। बाकी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो रिसर्च है उसके द्वारा नेशनल लेवल का रिसर्च इंस्टीट्यूट सोयाबीन के लिए 1987 में एस्टेब्लिश किया गया था। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर में, जो कि बेसिक स्ट्रेटजी और रिसर्च यहां पर कंडक्ट कराने वाला है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात की जाए, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो रिसर्च है ये इंप्लीमेंट करती है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च जो प्रोजेक्ट है सोयाबीन के लिए 1967 से, जो राज्य के साथ में मिलकर काम करती है, स्टेट की जो यूनिवर्सिटी है, ताकि स्पेसिफिक हाई जो एक तरीके से पैदावार करने वाली वैरायटी वाली टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग एक अच्छी सोयाबीन प्रोड्यूस कर सके कंट्री में, ठीक है। तो बेसिक पर्पज ये रहता है खुद भी इंडिपेंडेंट हो सके और दूसरों को भी हम लोग सप्लाई कर सकें, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटी के बारे में न्यूज है। ये बात की जा रही है देशद्रोह, सेडिशन के बारे में बात की जा रही है। सेडिशन के बारे में कई सारी न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी कि हमारी कंट्री में उसके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा दिया। ये काफी खतरनाक चार्ज होता है, और ये ऐसा चार्ज है कि अगर किसी के ऊपर लगा दिया है तो कहीं ना कहीं उस इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर कई सारी अभी यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर और 6 सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं जिनको अरेस्ट कर लिया गया था, मल्टीपल जो देशद्रोह के 4 में एफआईआर रजिस्टर की गई थी, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट किया गया। तो सेडिशन जो लॉ है हमारी कंट्री में, ये 17th सेंचुरी में जो इंग्लैंड के अंदर लाया गया, फिर हमारी कंट्री में इसको बाद में लाया गया, ड्राफ्टेड किया गया 1837 में, जो थॉमस मैकाले का नाम आप लोगों ने सुना होगा हिस्ट्री में। तो ये ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, जिनके द्वारा हमारी कंट्री में जब इंडियन पीनल कोड लाया गया 1860 में, तो उस टाइम पर यहां पर ये देशद्रोह का चार्ज उसके अंदर नहीं था, जबकि ब्रिटेन के अंदर था, हमारी कंट्री में लाए तो नहीं था। फिर आगे चलकर जेम्स स्टीफन को लगा कि यार कोई भी स्टेट के खिलाफ कुछ भी बोल देता है गवर्नमेंट के खिलाफ में, तो उन्होंने अमेंडमेंट किया और यहां पर सेक्शन 124 इसमें ऐड कर दिया 1870 में। 37 में लाया गया, 70 में फिर यहां पर ऐड कर, 37 में यहां पर ये बेसिकली ड्राफ्ट किया गया, 60 में हमारी कंट्री में लाया गया। 10 साल बाद इनको लगा कि सही नहीं है, तो इसमें ऐड कर दिया देशद्रोह वाला फंडा कि अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर देखा जाएगा। इसमें क्या रहता है बेसिकली, अगर कोई स्टेट के खिलाफ कुछ बोलता है, ठीक है, तो कई बार ये माना जाता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यहां पर सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, यानी कि कोई कुछ ना बोले, बस जैसा गवर्नमेंट बोल रही है उसको सुनता रहे। तो इस तरीके से भी इसको कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है। जो देशद्रोह का जो चार्ज है यहां पर सेक्शन 124A के तहत यहां पर ये इंडियन पीनल कोड आईपीसी के तहत यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेक्शन 124A आईपीसी जो डिफाइन करता है, क्या मतलब है इसका कि किसको ये बोलता है देशद्रोह। अगर कोई पर्सन कोई शब्द यूज करता है बोलकर या फिर लिखकर, कोई साइन या सिंबल यूज करता है, कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन यानी कि जिसको दिखाई दे, किसी ने ऐसा कोई उल्टा सीधा साइन बनाकर दिखाया, ठीक है, कोई भी ऐसी चीजें अगर वो लगता है, तो एक तरीके से ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। इसी के चलते यहां पर किसी भी तरीके से जो अपना डिसअफेक्शन दिखाता है टुवर्ड द गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट लॉ इन इंडिया, तो उसके चलते यहां पर इसको यूज किया जाता है। सीधा सीधा बोला जाए तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कई सारे ऐसे तरीके हैं जिसके बेस पर यहां पर देशद्रोह का चार्ज लगाया जा सकता है। अब यहां पर कई सारे लोग ऐसे हैं, यहां पर क्या करते हैं, कल को आप लोग मान लीजिए आईपीएस बन गए, आईएएस बन गए, किसी इंसान के साथ में आप लोगों की दुश्मनी थी, पहले दुश्मनी निकालते हैं, देखते हैं, बहुत बोलता था उस टाइम पर, अब देखता हूं इसको मजा चखाऊंगा, सही तरीका नहीं है। अब पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चीज के लिए आप लोगों को पावर नहीं दी गई है, तो वही बात आती है कि एक ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब यहां पर ये लो तो आ गया, पर लेकिन इसको यूज कैसे करना है, तो कई बार इसको गलत तरीके से यूज किया जाता है अपनी दुश्मनी की भावना निकालने के लिए। कोई स्टेट के खिलाफ कुछ ना बोले, वो चीजें देखने को मिलेगी। हो सकता है कोई हेट्रेड ना फैला रहा हो, कोई उल्टी सीधी बातें ना बोलो, नॉर्मल तरीके से अपनी बातें रख रहा हो, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग उसके खिलाफ भी इसको यूज कर लेंगे, पर लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिल जाता है। जो देशद्रोह का चार्जेस में नॉन वेलेबल ऑफेंस है, 3 साल तक की या फिर लाइफ टर्म तक की जेल हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। और सबसे खतरनाक चीज ये है, अगर एक बार आप लोगों के ऊपर देशद्रोह का चार्ज लग गया, गवर्नमेंट जॉब में आप लोग नहीं बैठ पाएंगे कभी भी, पासपोर्ट आप लोग का छीन लिया जाएगा, टाइम टू टाइम कोर्ट में विजिट करना पड़ेगा हाजिरी देने के लिए,
हाँ भाई साहब, आप यहीं पर रहते हैं, ये दुनियादारी चल रही है। तो ये सारी चीजें हैं। तो सेक्शन जो 124 है यहाँ पर, ये कई बार इसको फ्री स्पीच को कर्व करने के लिए यूज किया जाता है, ऐसा बोला जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, फ्री स्पीच हमारे संविधान में आर्टिकल 19 के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो पार्ट 3 में आती है फंडामेंटल राइट के अंदर में। तो इसलिए भी कई बार ये न्यूज में रहता है। तो जो लॉ है वो उसी के लिए यूज करना चाहिए। कई बार ये मिसयूज भी होते हैं लॉ, जिसके चलते उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ठीक है, तो यह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेजों के द्वारा लॉ बनाया गया था। अंग्रेजों की गवर्नमेंट को अगर हमारे जो फ्रीडम फाइटर अगर क्रिटिसाइज कर रहे थे, अब तो देश आजाद हो चुका है, अब तो इसको हटा देना चाहिए। इवन जो ब्रिटेन है जिसने हमारी कंट्री में ये चीजें लाई थी, वो भी अपनी कंट्री में इनको हटा चुका है। ठीक है, तो अब यहां पर ये हट जाने चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिशनल कल्चर हेरिटेज के बारे में बात की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म के द्वारा अभी इन्फॉर्म किया गया है पार्लियामेंट के अंदर में कि गवर्नमेंट जो है वो प्रिजर्व कर रही है, हमारी कंट्री में प्रमोट कर रही है ट्रेडिशनल कल्चर जो हेरिटेज है इन इंडिया। कैसे? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा फॉर्मुलेट की जा रहा है, जो टाइटल है यहाँ पर, स्कीम फॉर सेफगार्ड इनटेंजिबल हेरिटेज और जो डाइवर्स कल्चर ट्रेडिशन है। इनटेंजिबल क्या होती है? इनटेंजिबल वो चीज होती है जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते, जैसे डांस फॉर्म हो गया, टच नहीं कर सकते आप लोग डांस को। ठीक है, एक गायक है, कोई गाना गा रहा है, टच नहीं कर सकते आप लोग, बस सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये इनटेंजिबल होता है। तो उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं? ठीक है, तो 13 इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट है हमारी यूनेस्को के अंदर, जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके चलते? इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर, ये 2003 कन्वेंशन का जो है यूनेस्को का, तो उसमें 13 हमारी साइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। नेशनल अगर बात करें यहां पर इन्वेंट्री, जिसको आप लोग बोलते हैं जो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर इसके द्वारा लिस्ट रखी गई थी अप्रैल 2020 में, जिसको नेशनल लिस्ट फॉर इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट भी बोला जाता है, कि इनको आप लोगों को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ना है। ठीक है, हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखिएगा नेशनल जो लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट, ये रिकॉग्नाइज की जाती है हमारी कंट्री के कल्चर को, कैसे हमारी कंट्री में इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट है। और यूनेस्को का जो कन्वेंशन है जिसमें हमारी 13 साइट मैंने अभी आप लोगों को बताई, उसके हिसाब से अगर बात करें तो 5 डोमेन में इनको क्रिटिकाइज किया गया है, यानी कि 5 डोमेन में इसको क्लासिफाई किया गया है। एक तो ओरल, बोलकर एक्सप्रेशन करके कोई ऐसी अगर इंटेंजिबल कल्चर है। दूसरा परफॉर्मेंस, आर्ट हो गया ना, जैसे आर्ट परफॉर्मेंस कोई होता है। ठीक है, सोशल प्रैक्टिस, रिचुअल, कोई फेस्टिवल होता है उसको बोल सकते हैं। नॉलेज प्रैक्टिस कोई है, नेचर या फिर यूनिवर्स के अंदर। इसी के साथ में ट्रेडिशनल जो कार्ट प्रैक्टिस होती है, तो ये सारी, मान लीजिए आप लोगों को कलाकारी आती है, ठीक है, जैसे कि कोई चित्रकारी आती है, कोई गाना आप लोगों को आता है, ठीक है, कोई कढ़ाई बुनाई करना आप लोग जानते हैं, तो ये आप लोगों की एक तरीके से ये आप लोगों का टैलेंट है कल्चर के तौर पर, हमारी कंट्री के कल्चर के अंदर ये टैलेंट है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हमारी सोसाइटी में ये टैलेंट डेवलप हुआ है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इसको कंफ्यूजन में मत लीजिएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करते हैं। इंडिया और यूक्रेन के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। यूक्रेन एक ऐसी कंट्री है जिसके चलते रसिया को निकाल दिया गया था G8 कंट्री से, और वो G7 रह गए थे। तो क्रीमिया मुद्दा है यहाँ पर, काफी बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। ये क्रीमिया मुद्दा मुझे हमेशा याद आ जाता है। इंटरव्यू में मेरे से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था क्रीमिया मुद्दे के ऊपर, क्रीमिया मुद्दा क्या है ये, तो काफी इंटरेस्टिंग था वो। उससे कुछ दिनों पहले मैंने काफी डिटेल में पढ़ा था ये, तो मजा आ गया था मुझे सुन के। उनको ऐसा लग रहा था कि ये मतलब देखने था, पहले तो एक्सपेक्ट करता है इंसान कि ये क्या बता पाएगा इसको। ठीक है, तो फिर जब लगता है कि काफी कुछ बता दिया, तो फिर लगने लगता है कि हाँ कुछ गलत क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ ज्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहिए था। काफी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था वो याद आ जाता है मुझे क्रीमिया का नाम लेते ही। तो जो क्रीमिया वाला मुद्दा है यहाँ पर, ये तो ये क्या था, G7 कंट्री जो था, इसको यहाँ से G8 कंट्री से बाहर निकाला गया, जो रसिया को G7 बन गया, क्योंकि रेफरेंडम यहाँ पर कराया गया। और रेफरेंडम कराने के टाइम पर, तो उस टाइम पर कंडीशन क्या बन गई, जब रेफरेंडम कराया गया, कंडीशन ये बन गई कि रेफरेंडम कराने पर यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने रसिया को वोट दिया। रीजन क्या है, रसिया मुल्क के लोग हैं, और सबसे बड़ा रीजन क्या है, ये USSR हुआ करता था, उसी का पार्ट है, तो फिर से उसी में जाकर मिल जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन यूक्रेन नई कंट्री बन चुका है, तो इसलिए दिक्कत में आ जाती है चीजें थोड़ी सी। बाकी समझ लेते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर। तो यूक्रेन यहाँ पर ये हो गया एग्जैक्ट जो लोकेशन आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये क्रीमिया हो गया, सी ऑफ अजोव याद रखना, और ये ब्लैक सी हो गया यहाँ पर। ठीक है, बाकी रसिया, बेलारूस, पोलैंड, ये स्लोवाकिया, तो ये आसपास वाले रीजन हो गए, मोल्डोवा, रोमानिया। ठीक है, बाकी अब बात कर लेते हैं न्यूज के बारे में जो इंडिया से रिलेटेड है। देखिए हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, कि अपनी कंट्री में डिफेंस प्रोक्योरमेंट हम लोग अपनी कंट्री में डेवलप करेंगे, बाहर से नहीं खरीद कर लाएंगे। इससे हमारी कंट्री में जॉब भी डेवलप होंगी, और हम लोग खुद अपनी कंट्री में अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी यूक्रेन के द्वारा इंटरेस्ट दिखाया गया है कि हमारी कंट्री में जो प्रोक्योरमेंट है वो कुछ प्रोक्योरमेंट करेंगे हार्डवेयर का, और हमारी कंट्री में भी कुछ सप्लाई करेंगे, तो यानी कि दोनों को फायदा होगा। तो सिंक्रोनस वे में काम करेंगे आत्मनिर्भर के तहत। तो साइन किए गए थे एग्रीमेंट हमारी कंट्री में, जो $US है 70 मिलियन का यूक्रेन के साथ में, सेल करने के लिए न्यू वेपन एज वेल एज मेंटेन और अपग्रेड करने के लिए जो एग्जिस्टिंग है, जिसमें R-27 एयर टू एयर मिसाइल है, जो इंडियन आर्म फोर्स के लिए यूज की जाती है। यूक्रेन के द्वारा इसी के साथ में यहां पर सेल करने की बात की जा रही है। AN-178
मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। यूक्रेन जो है यहाँ पर करंटली अपग्रेड कर रहा है AN-32 जो ट्रांसपोर्ट जो फ्लीट हमारी कंट्री में इंडियन एयरफोर्स के लिए, जो कि डील फाइनलाइज की गई थी 2009 में। तो कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर इंडिया और यूक्रेन मिलकर काम करते हैं। यूक्रेन की जो टीम है वो हमारी कंट्री में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में डिस्कशन कर रही है कि कहां पर कोलैबोरेट कर सकते हैं डेवलपमेंट करने के लिए। इमीडिएटली आफ्टर जब सोवियत यूनियन से ब्रेक किया गया था तो इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया था यूक्रेन को रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन के तौर पर 1991 में। आज के दिन में बात करें तो कीव में हमारी कंट्री की एम्बेसी भी है यूक्रेन के अंदर में 1992 से, और दिल्ली में यूक्रेन के द्वारा अपना मिशन स्टैब्लिश किया गया 1993 में। यूक्रेन जो है वो काफी फ्रेंडली नेशन है हमारी कंट्री के साथ में, और एजुकेशन म्यूचुअल जो बेसिकली लीगल असिस्टेंस या आउटर स्पेस में हम लोग मिलकर काम करते हैं, टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट में भी हम लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं। ये एक तरीके से मैन्युफैक्चर की बात की जाए तो R-27 एयर टू एयर मिसाइल जो है इंडियन एयरफोर्स सुखाई 30 MKI पर यूज करते हैं, तो ये यूक्रेन के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। इंडिया सप्लाई करता है यूक्रेन को कई सारे डिफेंस कोऑपरेशन दो कंट्री के बीच में देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज, अगर यूक्रेन के बारे में बात करें तो इंडिया जो है यूक्रेन का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है एशिया पैसिफिक के अंदर में, 5th लार्जेस्ट है ओवरऑल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में, ठीक है। बाकी हमारी कंट्री क्या यूक्रेन को एक्सपोर्ट करती है तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, दवाइयां वगैरह यूक्रेन को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी कैपिटल मैंने बताई थी, जो इसकी करेंसी हो गई ये है यहाँ पर हर्बेनिया, ठीक है। तो ये इसकी करेंसी हो गई यूक्रेन की, ओके। तो ये था इसके बारे में जो मैंने आप लोगों को भी चीजें बताई, बाकी ये मैप मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कीम की ओर। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में भी। ये मेडिसिनल प्लांट के बारे में बात की जा रही है। मेडिसिनल प्लांट यानी कि दवाई के लिए जो पेड़ पौधे यूज किए जाते हैं, और पिछले 2-3 दिनों से आप लोग दुनिया भर की मेडिसिन ऑलरेडी मुझे बता चुके हैं। जब से मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हुई तो आप लोग जानते हैं सारी चीज़ें, अच्छा लगता है जब आप लोगों को पता लगता है सारी चीज़ें कि बाबा दादी की जो नानी के जो नुस्खे हैं वो आप लोग जानते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप आगे हम लोग को फॉरवर्ड करनी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए चीज़ें, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ें हैं, इन्हीं से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है नेशनल आयुष मिशन के तहत हमारी कंट्री में अंडर मेडिसिनल जो कंपोनेंट है नेम के तहत, यानी कि नेशनल आयुष मिशन के तहत यहाँ पर ये सपोर्ट कर रहे हैं 140 प्रायोरिटाइज जो मेडिसिनल प्लांट है, यानी 140 के करीब जो क्लस्टर जोन बनाए जा रहे हैं कि कैसे कैसे किस राज्य के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या क्या मेडिसिनल प्लांट है, ताकि उनको ढंग से यूज किया जा सके। यूज कैसे करेंगे, उनको कंजर्व करेंगे, डेवलप करेंगे, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करेंगे इन प्लांट्स का। क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से हम लोग चीजों को काट फीट कर फेंक रहे हैं, तो उसके चलते ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग खत्म कर डालेंगे डेवलपमेंट के नाम पर। तो मेडिसिनल प्लांट गवर्नमेंट स्कीम के तहत उनको और कल्टीवेट किया जाए और उगाया जाए उनको, और इसी के साथ में जो ऑलरेडी अवेलेबल है उनको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट किया जाए ताकि उनको मेडिसिन के लिए यूज किया जा सके। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो नीम का पेड़ होता है ना, जो गांव में हर एक घर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, वो नीम का पेड़ भी एक बहुत शानदार मेडिसिनल प्रॉपर्टी दुनिया भर की देखने को मिलेगी। खाली पेट अगर आप लोग चबाकर नीम के 3-4 पत्ते अगर खा लेते हैं तो आप लोगों को बहुत सारी स्किन की डिजीज आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, बहुत सारा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन अच्छी चीजें ना हमेशा कड़वी होती है, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा उसके बारे में आप लोग एक तरीके से देखिएगा, उसको अगर यूज कर पाए तो अच्छी चीजें काफी ज्यादा, तो उसको आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हल्दी जैसे आप लोगों को बताई भी थी कि हल्दी दूध के साथ में आप लोग मिला सकते हैं डेली शाम को, काफी सारी फायदे आप लोगों को उसके देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें जो आज हम लोगों ने डिस्कस की। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इसके बाद में फिर देखूंगा कितना आप लोगों को याद है, ठीक है। आइए सबसे पहले आप लोगों के सामने थे, हम लोगों ने देखा एक इंपॉर्टेंट कोटेशन जिसमें अच्छे से आप लोगों ने यहाँ पर एक मोटिवेशन मिला आप लोगों को, और जो मॉर्निंग में उठ रहे हैं वो तो है ये हिम्मत वाला काम जो लगे हुए हैं, अच्छे से लगे रहिए यार। देखिए सबका सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन उन्हीं का होता है। देखिए लेक्चर तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पर लेकिन सिलेक्शन कितनों का होता है, जो रियलिटी में जो फॉलो करते हैं दिल लगाकर चीजों को। कुछ ऐसे हैं मस्त मोला टाइप के आदमी जिनको आज मन किया देख लिया, कल मन किया नहीं देख लिया। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई रीजन पड़ गया, बीमारी हो गई या कोई शादी या कोई और दिक्कत हो गई, लेक्चर नहीं देख पा रहे, पर लेकिन लास्ट तक सारे लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो अब ये देखिए सिलेक्शन किसका होगा, ठीक है। तो वो चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वर्ल्ड रेडियो डे के बारे में समझा, थीम क्या थी समझा, इंटरनेशनल जो रिलेशन के बारे में समझा, पोलैंड के साथ में क्या क्या चल रही है, G7 समिट के बारे में समझा। नेशनल न्यूज में हम लोगों ने यहाँ पर नेशनल फैमिली प्लानिंग के बारे में समझा, जो कि इंपॉर्टेंट है। और जो चीज आप लोग सीखते हैं यहाँ से, ये अपने छोटे भाई बहन को भी बताया कीजिए ताकि आगे चलकर उनको ये न्यूज ये इससे अवेयर रहे, ठीक है। अगर बात करें पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात की, ठीक है, ये महाराणा प्रताप सागर इसके बारे में, डिफेंस सिक्योरिटी के बारे में बात करी तो ज्वाइंट एडवांस, ये सब चीजें समझी हम लोगों ने, जो एपीजे अब्दुल कलाम सर का एक प्रोजेक्ट था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होप मिशन के बारे में हम लोगों ने जाना, क्या क्या चीजें थी वो सारी समझी हम लोगों ने। फूड एंड एग्रीकल्चर के अंदर सोयाबीन, जो कि कहां पर, उड़ीसा के अंदर समझा। पॉलिटी के अंदर में हम लोग देश धरोहर चार्ज के बारे में कई सारी बातें जानी, आई होप कि आप लोग को अंडरस्टैंड हो गई होंगी। आर्ट एंड कल्चर ट्रेडिशन में हम लोगों ने समझा कुछ चीजें, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट। इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया और यूक्रेन के बारे में हम लोगों ने जाना, डिटेल में चीजें समझी। नेक्स्ट
हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम के बारे में मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड चीजें जानी जो कि इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनको अटेम्प्ट कीजिए। रेडियो, जो वर्ल्ड रेडियो डे है उसकी थीम आप लोगों को बतानी है। G7 की कौन सी मीटिंग है ये, और पोलैंड कब यहां पर यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना। नेशनल पॉलिसी, जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब तक स्टेबलाइजेशन करने की बात कर रही है। पोंग डैम लेक, ये कहां पर आप लोगों को बताना है। रामसर साइट कहां पर, ये कब इसको बनाया गया। जेएटीपी क्रिएट किया गया, जेएटीपी क्रिएट किया गया किसके द्वारा, फुल फॉर्म बताइए। 1983 में यूए के द्वारा मिशन छोड़ा गया, उसका नाम बताइएगा, मार्स के लिए। रेड प्लैनेट पर यूए जाने वाली 5वीं कंट्री है, बाकी 3 कौन सी है, एक इंडिया है। एग्रीकल्चर के बारे में बात बताई जाए तो सोयाबीन का कहां पर सेटिंग करने की बात की जा रही है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आप लोगों को बताना है। कौन सी कंट्री इंडिया में डिफेंस के फील्ड में काम करने के लिए तैयार है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कल का, इसको आप लोग जरूर सुना कीजिए, इससे ये पता रहेगा कितना आप लोगों ने याद कर रखा है। ठीक है, और इसका स्कोर जरूर लिखा कीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितना अच्छे से आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं या फिर टाइम पास चल रहा है। ठीक है, चाइनीज कंपनी है कौन से पेनिनसुला पर, उसको अभी श्रीलंका के अंदर काम दिया गया जो कि रामेश्वरम से लगभग 45 किलोमीटर है। तो बात की जा रही है यहां पर बिटवीन, जो बेसिकली कौन सा आइलैंड था जो 2 कंट्री के बीच में हमने श्रीलंका को दे दिया था 1974 में, उसका नाम आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा किरण हेल्पलाइन स्टार्ट की गई थी, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में कम्युनिटी के बारे में पूछा जा रहा है, आप लोगों को बताना है कौन सी कम्युनिटी है जो कह रही है शेड्यूल कास्ट में हम लोग, शेड्यूल ट्राइब में हम लोग को डालो। कर्नाटका के अंदर ही काफी ज्यादा न्यूज में है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा अभी एलपीजी से रिलेटेड यहाँ पर टर्मिनल लॉन्च किया गया, कौन सी स्कीम के तहत आता है, ये आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो मिशन इनोवेशन के बारे में बात करती है। नई रोशनी, उसके बारे में आप लोगों को बताना है, तो ये यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। इसी के साथ में यहाँ पर वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट किसके द्वारा इनोग्रेट की गई, इसकी थीम क्या है, ये आप लोगों को बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, आइए आंसर देख लेते हैं। जाफना पेनिनसुला के अंदर है जहां चाइनीज कंपनी को काम करने के लिए दिया गया है, तो इंडिया और चाइना के रिलेशन को काफी ज्यादा इससे ठेस पहुंची है, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन को। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर यहाँ पर कच्चा तीवी, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो आइलैंड है हमारी कंट्री के द्वारा श्रीलंका को दे दिया गया था। कई बार इस पर लड़ाई रहती थी इंडिया और श्रीलंका की, कई सारे मछुआरे यहाँ पकड़े जाते थे। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंदर आती है किरण हेल्पलाइन, तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट था। हम लोग कुरुबा कम्युनिटी के बारे में डिस्कस किया था, याद रखना। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम लोगों ने समझा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो मिशन इनोवेशन के बारे में बात करते हैं। नई रोशनी जो स्कीम है ये यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा वर्ल्ड सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट समिट है वो लॉन्च की गई। रीडिफाइनिंग ओवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल, ये इसकी थीम है। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन। अगर आप लोगों को लगता है ये लेक्चर आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा है तो इसकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना रिवीजन के लिए। टेलीग्राम पर मिल जाएगी, स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है और उसका लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो जाकर ज्वाइन कर लेना। लगभग 1,30,000 के करीब लगभग मेंबर वहां पर जुड़े हुए हैं, तो आप भी उसका पार्ट बन सकते हैं। कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो। क्वेश्चन भी पोस्ट करता हूं वहां पर, उनके आंसर भी आप लोग दे सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना तो आप लोगों के हक में है, अगर लाइक करेंगे सही है, नहीं करेंगे तो भी सही है। फीडबैक जरूर दिया कीजिए। ठीक है, आप लोग लाइक भी कर सकते हैं किस टाइम पर आप लोग वीडियो देख रहे हैं। आप लोग इंप्रूव करना है, अगर डेली मॉर्निंग में उठना है तो जिस टाइम पर वीडियो को लाइक करें उसके हिसाब से आप लोग अपना उठने का टाइम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन। तब तक के लिए जय हिंद।